नेक्स्ट टॉपिक डालिए सारे लोग। आयोनिक रेडियस। आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इससे पहले एटॉमिक रेडियस पढ़ा, अब आयंस में एक है कैटायनिक रेडियस, जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और एक है एनायनिक रेडियस। अब देखिए कैटायनिक रेडियस में लाइन लिखिए, द साइज ऑफ कैटायन always smaller than its parent atom. ठीक है, तो कैटायन की साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से कम होती है। जैसे अगर आपके पास सोडियम है, क्यों कम होती है वो हम आपको बताएंगे। द साइज ऑफ एन आयन is always larger than एटम। कैटायन का साइज अपने न्यूट्रल एटम से छोटी होती है और एनायन की साइज अपने न्यूट्रल एटम से ज्यादा होती है। जल्दी लिखिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. No, sir. एक second. जैसे एग्जाम्पल है, अगर आपके पास सोडियम है और Na+ है, खुद सोचिए, इसका एटॉमिक नंबर 281 है, इसका 28 है। बताइए नंबर ऑफ शेल कैटायन में घट गया कि बढ़ गया? जल्दी बताइए। Sir, घट गया. कैटायन घट गया। घट गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो वही है कि अगर इसमें ऑर्डर ऑफ साइज की बात की जाए तो वही मैंने कहा कि न्यूट्रल एटम की साइज अपने कैटायन से हमेशा ज्यादा होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से, चलिए लिखना शुरू कीजिए और लिखिए, सिंस लिखना शुरू करें, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। due to which number of electron decreases but proton number remains same। क्लियर है? Yes, sir.
तो आपको ये याद रखना है, उसकी वजह से क्या हो गया, देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और साइज घट जाएगा। तो याद रखिए, अब आपको गौर से सुनिए, एक ट्रिक्स याद रखिएगा, एज द magnitude of पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस तो साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। 1 मिनट रुक जाइएगा। जैसे अगर आपको कोई कहे आयरन है Fe+2 है, Fe+3 है, ऑर्डर ऑफ साइज बताओ। तो सबसे बड़ी साइज आयरन, Fe+2, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना उतना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो घटता जाएगा, प्रोटॉन बढ़ता रहेगा। प्रोटॉन तो रिमेन सेम रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, प्रोटॉन तो इसमें 56 है, प्रोटॉन 56 है, प्रोटॉन 56 है, इलेक्ट्रॉन 56, इलेक्ट्रॉन 54 और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 53। यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा क्योंकि 56 प्रोटॉन है, उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन बहुत, इसलिए इसका साइज छोटा होगा। बताइए, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो साइज घटेगा। जैसे आपसे पूछ दे Mn है, Mn+2 है, Mn+4 है, Mn+7 है, तो कोई भी क्या ऑर्डर ऑफ साइज बताओ। तो देखिए, सबसे बड़ी साइज न्यूट्रल एटम की होगी अपने केटायन से। तो कोई क्या, मैग्नीज, देन Mn+2, देन Mn+4, देन क्योंकि प्लस से चार्ज बढ़ने से साइज घट जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी यस बताएं। सर। यस यस सर। यस सर। चलिए यहाँ से लिखिए। Yes. इशिका सेन आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, लिख लिया। यस सर। डन सर। लिख लिया। Yes, sir. सर। लिख लिया सारे लोग? यस सर। Yes, sir. सर।
जैसे क्लोरीन है, क्लोराइड माइनस है, कुछ सोचिए आप प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो देखिए एनायन की जो साइज होती है, यहाँ ऑर्डर ऑफ साइज जो होगी, याद रखिएगा एनायन की साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से बड़ी होगी। उसका रीजन ये है, लिखना शुरू करें सारे लोग। सिंस anion is formed by gain of electron, due to which number of proton remains same but electron number increases. उसकी वजह से ये होगा, therefore force of attraction per electron decreases. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, साइज बढ़ेगी। उसके बाद याद रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी। बताइए, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. जी सर। लिख लिया सारे लोग? इसी का आया समझ में? Yes, sir. Has everyone completed? यस सर। मुशर्रफ ने लिख लिया? अब देखो, तुम इसको कहेगा ऑक्सीजन है, O- है, O2- है। ऑर्डर ऑफ साइज जब भी कहे O2 नेगेटिव सर। मैग्नीट्यूड, हाँ, तो मैग्नीट्यूड जितना बढ़ेगा नेगेटिव चार्ज का साइज बढ़ेगा। ये सब रूल याद रखो, समझ रहे हैं ना आप? दूसरी बात, अगर आपको आई है, आई नेगेटिव है और आई प्लस है, तो सबसे बड़ी साइज आई माइनस, देन आई प्लस। बताइए, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गुड।
तो चलिए, इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है आयनिक रेडियस केटायनिक और एनायनिक में? Yes, sir. गुड। अब इसी से रिलेटेड एक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। समझा? लिखना शुरू करें। द स्पीशीज बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, हमेशा आता है दोनों तरह के एग्जाम में। लिखें द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। केमिस्ट्री में न्यूक्लियर चार्ज बोले प्रोटॉन नंबर। is called isoelectronic species। निकले सारे लोग? आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, सारे लोग ध्यान दीजिए। आपको कोई कहा नियॉन है, O2 माइनस है, Na प्लस है, F माइनस है। पूछेगा क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? आप प्रोटॉन सबसे पहले 10, प्रोटॉन 8, प्रोटॉन 11, प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन सब में 10 है। ये देखो, ये चारों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुआ। बताइए, सबको समझ में आया? ये क्या, ये चारों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका साइज कहेगा। अब देखिए, अलग एनायन है, अलग केटायन है। बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज कैसे देखेंगे? बहुत आसान है। पहले बताइए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस इलेक्ट्रॉन नंबर देख लेना जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम रहे। ऑक्सीजन में 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन 10, 11 में से 1 घटा 10, 9। बताइए, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। जी सर। Yes, sir. गुड। अब देखिए, इसमें हम साइज कैसे देखेंगे? फंडा वही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगा, नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। बस यही फंडा लगाना है आपको। समझ बात आई? दूसरा फंडा, ऐसे तो यही से सारा आंसर आ जाएगा। और फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए P/E का रेशियो निकाल लीजिए। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, सारे 1 मिनट रुक जाइए। तो जैसे अगर आपके पास नियॉन है, O2 माइनस है, N3 माइनस है, F माइनस है, Na प्लस है, Mg+2 है। जब भी देखो आयंस का साइज कहे तो पहले चेक कर लो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। तो देखो, ऐसे एग्जामिनर तो इतना तो नहीं देगा आपको, 4 या 3, 5 इस तरह देगा। तो सब में देखोगे इलेक्ट्रॉन 10 है, ये सब आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तुम डायरेक्ट बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसमें ज्यादा है? L+3 में है? अरे बोलिए। Oxygen. नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा तो साइज घटता है कि नहीं? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड किसमें ज्यादा है? N3 माइनस। Yes, sir. Yes, sir. गुड।
तो ऑर्डर ऑफ साइज में सबसे बड़ी साइज N3 माइनस, देन O2 माइनस, F माइनस, अब देन नियॉन। नियॉन पर कोई चार्ज नहीं। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज Mg+, तो बहुत आसान है। बताइए, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. यस। तो आपको डायरेक्ट ही निकल सकता है, फिर भी अगर आप E/P रेशियो निकाल लीजिए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। E/P का रेशियो सबसे ज्यादा, E/P का रेशियो आपको जो है, देखिए 7/10 है। E/P का रेशियो अगर बढ़ेगा, याद रखिए, साइज घटेगा। प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन, तो Al+3 में अच्छा, इस फंडा को लगाइए। E/P सबसे ज्यादा किसमें, बताइए तो। E/P सबसे ज्यादा किसमें है? Sir, Al+3. नहीं भाई, सबसे कम है इसमें। Sorry, sir. नाइट्रोजन। N3 minus, sir. हाँ हाँ हाँ, तो E बाई रेशियो बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। ये है, बस इस तरह याद रखिए। E/P रेशियो बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। एक तो ये कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। लिख लिया तो बताइए। जी सर। Yes, sir. इसका साइज का ऑर्डर आप लोग आराम से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। जब भी आयंस रहे, पहले चेक कर लीजिए कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। पहले बताइए, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? Yes, sir. यस सर। ऑर्डर ऑफ साइज में सबसे बड़ी साइज P3 माइनस, किसी को डाउट नहीं है इसमें? No, sir. माइशी का आपको डाउट है किसी को?
अरे बोलिए ना, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए, तो ये साइज के बारे में इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का वर्ड थर्मोडायनेमिक्स में है, लेकिन जब भी एंथैल्पी का वर्ड कहे तो आपको समझ में आना चाहिए टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात कर रहा है। और आपको मालूम है कि एंडोथर्मिक, मालूम है ना सबको एंडोथर्मिक? Yes, sir. एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, याद रखिए डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, ये पहले मैं बता दूं चूंकि इसका इस्तेमाल आएगा। और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज्ड होती है, तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव आएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर एक और बस समझा दीजिए सर, मेरा डिस्कनेक्ट था। क्या चीज समझाना है? हाँ बोलिए। सर एक और बार समझा दीजिए सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या समझाना है बताइएगा तब ना, ये तो मैंने अभी कुछ समझाया ही नहीं मैंने। एंथैल्पी का मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होगा। एक्सो में एनर्जी रिलीज्ड होती है, तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा। ये साइड में सब लोग लिख लें पहले, उसके बाद फिर हम आयोनाइजेशन एनर्जी में के बारे में आएंगे। जहां पर भी एंथैल्पी का वर्ड हो, आप समझिए एनर्जी की बात हो रही है। एंडो है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एक्सो है तो एनर्जी रिलीज्ड होगी। बताइए सबको समझ में आया है या ना? जी Yes, सर। sir. अब आइए आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका वर्ड आप पढ़ चुके हैं बोर मॉडल में भी, लेकिन वहां तो मैथमेटिकली डिफिनेशन था। अब सारे लोग ध्यान दें, कोई भी मेटल जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। पहली बात याद रखिए सारे लोग कि किसी भी मेटल से या किसी भी एलिमेंट से अगर जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो सॉलिड स्टेट से नहीं कर सकते। उसका रीजन है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको गैसियस स्टेट में लाते हैं। गौर से सुनेंगे, अब मेटल को गैसियस स्टेट में लाएंगे, देन हम इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो इसमें जो एनर्जी लगती है उसी को आयनाइजेशन कहते हैं। तो इसलिए आयनाइजेशन में क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। खुद सोचिए रिक्वायर्ड क्यों, ये न्यूक्लियस है, आप आउटर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो बताइए न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बताइए हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। खुद अब खुद सोचिए, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए वर्ड है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आगे का लाइन, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई भी हम लोग जल्दी में ऐसे लिख देते हैं सोडियम इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यह आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए गैसियस एटम, इसलिए आप 11th में हैं तो आप सबको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि सॉलिड का मतलब ये होता है, खुद सोचिए सोडियम सॉलिड है, ये एक नहीं है, मिलियंस ऑफ सोडियम एटम है। सॉलिड का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ एटम, सब एक दूसरे से ये दिखने में एक है लेकिन बहुत मिलियंस हैं। जब खुद सोचिए जब बहुत सारे हैं, किसी एक के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कीजिएगा तो दूसरे एटम का भी इंटरफेयर होगा कि नहीं इसमें,
अरे बोलिए ना, जी सर। यस सर। यस सर। सबका इंटरफेरेंस आएगा, तो फिर वहां एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाएगी, आप निकाल ही नहीं सकते। तो वी कांट रिमूव इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड, बिकॉज सॉलिड में बहुत सारे एटम्स होते हैं, सबका एक दूसरे पर इंटरफेयर होता है। अब एक को निकालेंगे, आपको इसलिए पहले कहा गया गैसेस एटम है। अब सोडियम गैस का मतलब हुआ सिंगल एटम है ये, बस। सोडियम सॉलिड का मतलब ये नहीं कि दिखने में एक है, लेकिन है बहुत सारे। सॉलिड का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ एटम। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम किसी भी मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ये इसी की एक्यूरेट वैल्यू देगा। गैसेस सिंगल एटम है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही निकालने में आपको एक्यूरेट वैल्यू जो आएगी वही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो बताइए, सबको समझ में आया है या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। तो देखिए, एकदम बेसिक से चलेंगे, आज कल तक की क्लास मिस नहीं करना है। अभी 3 क्लासेस इस पर होंगी आयनाइजेशन पर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, पहले तो डिफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove and outermost electron, the amount of energy required to remove an outermost electron from isolated gaseous atom is called ionization energy. क्लियर है? तो यहाँ जो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। तो मैं इसलिए डेल्टा एच का मतलब चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव, एंडोथर्मिक देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड। बताइए, सबको डेफिनेशन समझ में आया आयनाइजेशन एनर्जी की? जी सर। Yes, sir. यस सर। किसी का आपको समझ में आया? कोई डाउट है आपको? नो सर, नो डाउट। लिख लिया तो बताइएगा। डन सर। अब सुनिए, हम आपको ये बात लिखाना चाह रहे हैं, ये बीच बीच में बहुत आएगा, गौर से सुनिए। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि इफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो, तो आप समझ जाइएगा देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर। सिंपल। खुद सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है तो कम ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो इसलिए ये सब मीनिंग समझना है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी किसी का लो है तो आप समझ जाइए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर। बताइए, ये लाइन सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। आयोनाइजेशन हाँ इज हाई, ये सब लाइन बीच बीच में बहुत आएगा, तो बेसिक से चलिए। इफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन is difficult. तो ये जब भी आपको कहे कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है तो समझ जाइए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत होगी, क्योंकि उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए चलिए लिखिए,
ये 2 लाइन सबको समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। गुड। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो पहले तो ये जानिए कि ये किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है साइज ऑफ एटम। सारे लोग पहले समझिए, खुद सोचिए। यहाँ एक ही शेल है, इलेक्ट्रॉन इसमें है। यहाँ 2 शेल है तो आउटर इलेक्ट्रॉन ये हुआ। यहाँ 3 शेल है तो आउटर इलेक्ट्रॉन। बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है कि सी में ज्यादा है आउटर पे? ए पे। ए, क्योंकि नजदीक है, साइज छोटा है। जितना हम शेल नंबर बढ़ेगा, कल पढ़ा था, साइज बढ़ता है। तो बताइए जितना साइज छोटा होगा, तो साइज छोटा होने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के नजदीक है वो, तो वहां तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो याद रखिए, गौर से सुनिए, the smaller the size of atom। समझा? तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट। और जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा, इसलिए ये सब लाइन मैंने पहले समझा दिया, और इसको जितनी दफा पढ़ें समझने के लिए। डिफिकल्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, देन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। से ये साबित हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। क्लियर है? सबको समझ में आया साइज का रिलेशन आयोनाइजेशन एनर्जी से? Yes, sir. यस सर। इशिका सेन, कॉमन सेंस रखिए। अभी टीचर पढ़ा रहा है, कुछ आप डाउट पूछ रही हैं, कुछ है ना, 11th में है, अब डाउट की क्लास दी जाती है, उसमें पूछ लेंगे। या तो पहले पूछना चाहिए था आपको। ओके, हाँ वो बता देंगे आपको। ऐसे वो गलत शीट दिया गया, डी ब्लॉक का नहीं देना चाहिए, डी ब्लॉक 12th में पढ़ना है। वो शीट का क्वेश्चन है ना, यस सर। असाइनमेंट जो दिया गया था। यस सर। ऐसे है, निकिल से बड़ा पैलेडियम प्लेटिनम की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। 3D से बड़ा 4D, 4D और 5D की साइज उन्हें देना नहीं चाहिए। तो पूरा डी ब्लॉक 12th में पढ़ना है। ओके ओके सर।
जैसे आयनाइजेशन एनर्जी पूछा उसी वक्त डाउट पूछ लेती हैं उससे पहले। खैर चलिए, साइज ऑफ एटम। सेकंड आपके पास है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम सुना है, सब पढ़ा चुका हूं ना मैं? Yes, sir. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव। तो देखिए जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा, आप सबको मालूम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा, इज डिफिकल्ट। तो जब डिफिकल्ट होगा तो बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, हाँ या ना? इससे Yes, sir. साबित हुआ हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. तो इफेक्टिव Yes, न्यूक्लियर sir. चार्ज, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या, ये सब पढ़ाया जा चुका है आपको। नेट प्रोटॉन नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है नेट प्रोटॉन नंबर एक्चुअल से कम। तो भाई ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब यही हुआ कि प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, सब लोगों ने लिख लिया? बताइए। बताइए, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस। कौन, बताइए सारे लोग, कौन सा सब शेल न्यूक्लियस के नजदीक है? एसपीडीएफ में बताओ सारे लोग। One Yes. S. हाँ, यानी एसपीडीएफ जब पूछा जाए तो ऐसे तो 1s होता है, एसपीडीएफ पूछा जाए तो एस है, ठीक है? तो गौर से सुनिए अच्छे से। गौर से सुनिए, द ऑर्बिटल which is nearer to the nucleus का मतलब हमेशा याद रखिए मोर पेनिट्रेट कर रहा है, यानी न्यूक्लियस के नजदीक रह रहा है। वो कहते हैं ना भैया आदमी बहुत नजदीक रहता है उसके बहुत पेनिट्रेट करता रहता है, मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो खुद सोचिए, जो न्यूक्लियस के जैसे आपको दिया हुआ S1 और P1, मतलब 2S1 2P1 मान लीजिए, तो बताइए न्यूक्लियस के नजदीक 2s है कि 2p है? जल्दी बोलो। 2s. 2s. 2s है, 2s है। तो बताओ इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा कि p वाला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? S वाला. S वाला. S से, वेरी गुड। तो उसी को कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट, है कि नहीं? तो गौर से सुनिए, तो भाई मैं अच्छे से लिखवा भी देता हूँ, गौर से सुनिए। द ऑर्बिटल व्हिच इज नियरर टू द न्यूक्लियस मतलब मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच ऑर्बिटल इज डिफिकल्ट। जब डिफिकल्ट होगा तो 12 बताया जा रहा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो S फिर P फिर D फिर F, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तीसरा फैक्टर सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? जल्दी बताएं। Yes, sir.
अरे अशका मसीह आज चली जाइए, आप कल आइए। अशका मसीह कल आइएगा, या चलिए एक और फैक्टर, हाँ सर चलिए ठीक है, एक फैक्टर और पढ़ लीजिए, उसका चल जाइए आप। लिख लिया सारे लोग? डन सर। भाई पेनिट्रेशन इफेक्ट सबको समझ में आया ना? किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। चौथा है जो आपने सेकंड क्वांटम नंबर में पढ़ा था, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड कन्फिगरेशन। सबको मालूम है कि जो हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ, these have एक्स्ट्रा स्टेबल। और हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। जो स्टेबल होता है ना, these have extra stable configuration। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा नोबल गैस की होती है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि नोबल गैस फुल्ली फील्ड होता है। So these have extra stable configuration due to which removal of electron from such configuration, such का मतलब half filled and fully filled configuration is difficult। तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। समझा कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? ये सब लोग अरे बोलिए ना, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड से इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा। अरे सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। गुड। डन सर। देखिए, जब भी आपको स्कूल लेवल में क्वेश्चन आए कि आयनाइजेशन एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, तो ये 4 बातें हैं। अब आइए लॉजिक पर कि ये 4 बातें कैसे डिपेंड करता है, इसको जानना जरूरी है। समझ रहे हैं सारे लोग? Yes, sir. अब देखिए, सारे लोग मिल के बताओ, थर्ड फैक्टर का क्या नाम मैंने लिखाया है? थर्ड फैक्टर का नाम क्या पेनिट्रेशन लिखवाया इफेक्ट। मैंने? पेनिट्रेशन इफेक्ट। इफेक्ट। वेरी गुड। और चौथे फैक्टर का नाम क्या सारे लोग मिलके बोले हैं? हाफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। आप सुनिए, ये तो है कि फैक्टर इन बातों पर डिपेंड करती है, लेकिन अब क्वेश्चन सॉल्विंग में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो हम आपको जो मेथड सिखा रहे हैं सारे लोग और से सुनिए। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड configuration penetration effect। और से सुनिएगा, और ये फैक्टर तभी एप्लीकेबल होगा, ये फैक्टर एप्लीकेबल है इन सेकंड, थर्ड, और से सुनोगे फोर्थ पीरियड में, बस ना फिफ्थ में, सिक्स में ये नहीं लगता। उसका रीजन है, बताएंगे। इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड
एमंग एडजेसेंट एलिमेंट, एक तो सेकंड थर्ड फोर्थ में भी, और एमंग द एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब हुआ बेरिलियम बोरॉन एडजेसेंट 4 5। इसका यह मतलब नहीं कि हाफ इन फुल्ली फिल्ड का आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट से ज्यादा हो जाएगा, नहीं। हाफ इन एंड फुल्ली फिल्ड का कंसेप्ट है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो जैसे आप देखिए एडजेसेंट का मतलब है नाइट्रोजन ऑक्सीजन 7 8, एटॉमिक नंबर का 1 का डिफरेंस हो एमंग द एडजेसेंट एलिमेंट। ये लाइन को बहुत दफा पढ़ना, ऐसा ये नहीं है कि पेनिट्रेशन ऑफ एक जब चाहा लगा दिया, ऐसा नहीं है। पेनिट्रेशन ऑफ एक लगेगा भी तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में, और एमंग द एडजेसेंट एलिमेंट एटॉमिक नंबर डिफर बाय 1। पहले बताओ ये समझ में आया, ये लाइन का मतलब समझ में आया सबको, हाँ या ना? Yes, sir. बोलिए। सर हाँ। फिर से बताओ हाफ फिल फुल्ली फिल पेनिट्रेशन ऑफ एक किस किस पीरियड में लगेगा? क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छे से आएगा, पहले तो इस लाइन को समझो। हाफ फिल फुल्ली फिल पेनिट्रेशन ऑफ एक किस पीरियड में लगेगा, जल्दी बताओ। Second, Second, third, third, fourth. Second, third and fourth. हाँ, उसमें भी किसके किस एलिमेंट के बीच में? एडजेसेंट। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1। बोलो आया कि नहीं सबको समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, अब उसका रीजन क्या है कि सर हायर पीरियड में, जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, पहले ये लाइन लिखो, इसलिए कल वाली क्लास में छोड़ोगे तभी आएगा। आज तो तुम आयनाइजेशन की बेसिक बातें सब पढ़ लिए, आयनाइजेशन क्या है, किन बातों पर डिपेंड करता है। अब ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयनाइजेशन के क्वेश्चन में बड़ा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, इसलिए सब पर खास ध्यान देना है आपको। अब ये लिख लिया तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ये लाइन को खूब पढ़िए, हाफ फिल फुल्ली फिल्ड आर एप्लीकेबल सेकंड थर्ड पीरियड अमंग द एडजेसेंट एलिमेंट एटॉमिक नंबर डिफर बाय 1। लिख लिया? जी सर। Yes, sir. दूसरी बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, गौर से सुनिए। नाइट्रोजन हम क्या लिखते हैं, 1s² 2s, अच्छा चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। नाइट्रोजन, हीलियम, सारे लोग सुनो, 2s² 2p3। बताओ p3 हाफ फिल्ड है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। yes sir, Yes, sir. Yes, sir. हाँ वेरी गुड। फास्फोरस, नियॉन, 3s² 3p3 सब हाफ फिल्ड है। आर्सेनिक देखते रहना, आर्गन 3d10 4s² 4p3 ये भी हाफ फिल्ड है। अंटीमनी, क्रिप्टन 4d10 5s² 5p3, बिस्मथ, जेनन 4f14 5d10 6s² 6p3 सब हाफ फिल्ड है। अब देखो ये सेकंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ पीरियड में, देखो फोर्थ है, ये फिफ्थ पीरियड में, ये सिक्स्थ पीरियड में। दिमाग लगाओ, सब हाफ फिल्ड है तो सब स्टेबल हैं। उसमें हाईली स्टेबल कौन है, तो नाइट्रोजन, क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक है। जितना दूर जाओगे, तो तुम्हें मैं पढ़ा चुका हूं, याद है बोर मॉडल का ये लाइन, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, बट एनर्जी गैप कम होता जाएगा। याद है ये डायलॉग, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको याद है, शीगाशेन एन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी का देखो न्यूक्लियस है, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड का एनर्जी गैप ज्यादा है, थर्ड बढ़ तो रही है लेकिन गैप कम होता जा रहा है, बढ़ तो रही है गैप कम होता जा रहा है, बढ़ तो रही है गैप कम होता जा रहा है। जब गैप कम होता जाएगा तो थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो वही हाल है यहाँ, दोबारा सुनो कि सब हाफ फील्ड है, सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इन तमाम एलिमेंट में मुकाबला होगा कि किसका हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है। तो आप कहिएगा नाइट्रोजन,
फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर वही इसलिए कहा गया हायर पीरियड में हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता, और जब उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसानी से हो जाएगा। ऊपर वाले एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू बॉटम वाले में, क्योंकि बॉटम वाले में देखो n की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, और जब एनर्जी गैप कम होता जाएगा तो थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसानी से हो जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री कहता है कि अब जैसे आप कल के लेक्चर में पढ़िएगा कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। अब देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब गौर से सुनिएगा, साइज के लिहाज साइज में नाइट्रोजन की साइज बड़ी है, तो साइज के लिहाज से आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, चूंकि साइज छोटा तो अभी पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सारे लोग बोलो भाई, साइज छोटा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, पढ़ा ना अभी, जितना साइज Yes, sir. छोटा होता है। यस हाँ, सर। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि हाफ फील्ड है यहाँ 2p3, इसलिए मजा आएगा कल के लेक्चर में। अब स्टूडेंट यही तो कहता है हम यहाँ साइज को देखें कि हाफ फील्ड को देखें, इसलिए स्कूल का एग्जामिनर पूछेगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन बट स्टिल नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है। क्यों? नाइट्रोजन में हाफ फील्ड है, स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल, एडजेसेंट एलिमेंट। इसका यह मतलब नहीं है कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा होगा, नहीं, मैं वही समझाना चाह रहा हूं, एडजेसेंट में हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड का कंसेप्ट लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. करके जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि नाइट्रोजन, इसका यह मतलब नहीं कि नाइट्रोजन अगर हाफ फील्ड है तो फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाएगा, नहीं, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा भी तो ऑक्सीजन से होगा या कार्बन से होगा, एडजेसेंट कार्बन भी है, एडजेसेंट ऑक्सीजन भी है। इसलिए याद रखें स्टेबिलिटी हाफ फील्ड, मोस्टली इसमें ये याद करते हैं भाई हाफ फील्ड में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स आनी चाहिए। हर बुक लिखता है कि हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल है, लेकिन ये So ये कंसेप्ट वाला कब, part एक बार please समझा देंगे। कौन वाला पार्ट? इसीलिए adjacent वाला part। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑर्डर ऑफ साइज बताइए, किसका साइज बड़ा है? Nitrogen। नाइट्रोजन। आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा फिर भी है? नाइट्रोजन का। क्यों? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, 2s² 2p3 2s² 2p4, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड आ गया, स्टेबल आ गया, तो स्टेबल से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। आया समझ में? Yes, sir। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एडजेसेंट है ना, 7 और 8, एडजेसेंट का मीनिंग नहीं समझ रही हैं कि हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड का कंसेप्ट लगेगा तो एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में लगेगा 7 और 8। ओके, Yes, sir, समझ में आ गया। हाँ, ये नहीं कि आप 7 की आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगी, नहीं, अब यहाँ साइज छोटा है तो फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि हाफ फील्ड का कंसेप्ट आप हर जगह लगा दें। दोबारा बोल रहा हूँ, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, बट दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड एमंग द एडजेसेंट एलिमेंट। अब नाइट्रोजन का मुकाबला क्या फ्लोरीन से होगा? जल्दी बोलो। तो फ्लोरीन का नहीं। ज्यादा होगी। No, sir. हाँ, अब यहाँ पर हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, अब साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन ही का ज्यादा होगा। सुना सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, अब sir. भाई हाँ, यही चीज 11th में स्टूडेंट को नहीं आती है, अब वो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, भाई नाइट्रोजन का तो हाफ फील्ड है, क्योंकि वो बुक में तो बेचारा वही लिखा रहता है कि हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, क्यों? स्टेबल है। लेकिन आपको ये समझना है कि हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड का कंसेप्ट लगेगा तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में, और एमंग द एडजेसेंट। अब 7 और 9 एडजेसेंट नहीं है, इसी का क्या ये एडजेसेंट है? No, sir। हाँ, तो एडजेसेंट का मतलब समझना है एटॉमिक नंबर डिफर बाय 1। ओके, सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir.
तो मतलब ये हुआ, ये लिख लीजिए इन हायर पीरियड, और से सुनिए, लिखिए इन हायर पीरियड, लिखना शुरू करें। हायर पीरियड का मतलब 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, ये सब, अब तक तो 7th ही तक है। इन हायर पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड and fully filled configuration decreases। समझा? हाफ इन फुल्ली फिल्ड स्टेबल होता है सिर्फ सेकंड थर्ड पीरियड में, जैसे जैसे आएंगे हायर पीरियड में स्टेबिलिटी घट गया, बिकॉज एनर्जी गैप डिक्रीजेस एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इजियर, जिसकी वजह से अब यहाँ पर रिमूव, अब इस हाफ फिल एंड फुली फिल में इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल नहीं है, इजियर है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. तो एक दफा पर आयनाइजेशन एनर्जी कितने बातों पर डिपेंड करती है? 4। साइज ऑफ एटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड हाफ फिल एंड फुल्ली फिल। असल मजा कल है जब हम कल क्वेश्चंस कराएंगे, इन चारों को अच्छे पढ़ के रखिए। चलिए कल मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। love you, sir. Allah Allah. Hafiz, sir. अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Love you, sir. ओके, बाय बाय, थैंक यू। छोड़ देते हैं। हाँ 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 हाँ। इस्लाम